आज हम बात करेंगे तारीख के सफ़ात पर लिखी गई वो जंग जिसने एक सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया और दूसरी की बुनियाद रख दी। एक तरफ 1 लाख का टाइटैनिक लश्कर और हजारों जंगी हाथी, और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 जानिसार और एक ऐसा शहजादा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान था। तारीख के सफ़ात जब पलटे जाते हैं तो हमें एक ऐसे शहजादे का जिक्र मिलता है जिसकी जिंदगी शिकस्त और फतह के दरमियान एक झूले की तरह झूलती नहीं। ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसकी रगों में 2 बड़े फातिहीन चंगेज़ खान और अमीर तैमूर का खून दौड़ रहा था। तुर्की जबान में बाबर का मतलब बब्बर शेर है। ये नाम उसे उसकी शुजात और बहादुरी की वजह से दिया गया था। बाबर का सबसे बड़ा ख्वाब अपने जद्दे अमजद तैमूर के दारुल हुकूमत समरकंद पर हुकूमत करना था। उसने 3 बार समरकंद को फतह किया, लेकिन हर बार उसे वहां से निकाल दिया गया। उज़्बेक सरदार शैबानी खान ने बाबर को ऐसी इबरतनाक शिकस्तें दी कि उसके हाथ से उसका अपना वतन फरगाना भी निकल गया। बाबर का कौल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे जब मेरे पास सर छुपाने को जगह न थी, और ऐसे दिन भी जब मैं काबुल के तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान के ख्वाब देखता था। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। बाबर के काबुल में क़याम के दौरान उसे हिंदुस्तान की दौलत और वहाँ की सियासी कमजोरियों की खबरें मिलती रहीं। उसके जहन में हिंदुस्तान फतह करने के 3 बड़े असबाब थे। तैमूरी विरासत, बाबर का मानना था कि चूंकि उसके जद्दे अमजद अमीर तैमूर ने 1398 में दिल्ली फतह की थी, इसलिए हिंदुस्तान पर उसका कानूनी हक बनता है। माशी मजबूरी, काबुल एक गरीब इलाका था, वहाँ की आमदनी से एक बड़ी फौज पालना मुश्किल था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान अपनी बेपनाह दौलत के लिए मशहूर था। सियासी खला, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी अपने ही अफगान सरदारों में नापसंदीदा हो चुका था। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम का चचा आलम खान खुद बाबर को मदद के लिए खत लिख रहे थे। 1519 ईस्वी बहेरा का हमला, ये पहला मौका था जब बाबर ने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा। यहाँ उसने पहली बार बारूद का तजुर्बा किया, जिसने उसे यकीन दिलाया कि टेक्नोलॉजी के जरिए वो बड़ी से बड़ी फौज को हरा सकता है। हिंदुस्तान की तरफ मुस्तकिल पेशकदमी के लिए कंधार का कब्जा जरूरी था, ताकि पीछे से उसकी सप्लाई लाइन महफूज रहे। 1525 ईस्वी के आखिर में बाबर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। उसने काबुल से निकलते हुए अपने पीछे सिर्फ एक कमजोर सा पहरा छोड़ा और अपनी बेहतरीन 12,000 की फौज लेकर हिमालय के रास्तों को अबूर करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ा। उसे मालूम था कि इस बार वापसी का रास्ता नहीं है, या तो तख्त मिलेगा या फिर तारीख के कब्रिस्तान में एक गुमनाम मौत। काबुल की सर्द रातों में जब बर्फ पहाड़ों को ढक लेती थी, ज़हीरुद्दीन बाबर अक्सर अपनी सवानह उमरी तज़ु के बाबरी लिखने बैठता था। वो लिखता है कि काबुल एक खूबसूरत जगह जरूर थी, लेकिन उसके अज़ाइम के लिए बहुत छोटी थी। बाबर अक्सर रातों को काबुल के किले की फसील पर टहलता और दूर जुनूब की तरफ देखता, जहाँ से गर्म हवाएं हिंदुस्तान की खुशबू लाती थीं। उसकी बेचैनी का आलम यह था कि वो अपनी किताब में लिखता है, समरकंद खो देने का गम मेरे सीने में एक सुलगती आग की तरह था, और काबुल में क़याम महज एक आर्जी पड़ाव। मैं एक ऐसे मुल्क की तलाश में था जहां मैं अपनी नस्ल के लिए एक मुस्तकिल घर और एक अजीम सल्तनत छोड़ सकूं। जब बाबर हिंदुस्तान के बारे में सोच ही रहा था, उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। लाहौर के हाकिम दौलत खान लोधी ने, जो इब्राहिम लोधी का करीबी साथी था लेकिन अब उसकी बदसलूकी से तंग आ चुका था, अपने बेटे दिलावर खान को एक खुफिया मिशन पर काबुल भेजा। दिलावर खान जब बाबर के दरबार में पहुंचा तो उसके हाथ में एक खत था जिसने बाबर की आंखों में चमक पैदा कर दी। खत में लिखा था, ए काबुल के शहजादे, हिंदुस्तान का तख्त आपका मुंतजिर है। इब्राहिम लोधी एक जालिम और नाअहल बादशाह है जिसने अपने ही अफगान सरदारों को जलील किया है। अगर आप आज हमला करेंगे तो पंजाब के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे और हम आपकी हिमायत करेंगे। सिर्फ दौलत खान ही नहीं, बल्कि इब्राहिम लोधी का सगा चच्चा आलम खान भी काबुल पहुंच गया और बाबर से इल्तिजा की कि वो उसे दिल्ली के तख्त पर बिठाने में मदद करे। बाबर एक ज़हीन सियासतदान था। वो समझ गया कि दुश्मन के घर में दरारें पड़ चुकी हैं और यही वो वक्त है जब एक छोटा सा पत्थर भी पहाड़ गिरा सकता है। बाबर शुरू में हिचकिचाहट का शिकार था। उसे डर था कि कहीं ये अफगान सरदार उसे धोखा देकर हिंदुस्तान के जंगलों में फंसा न दें। उसने कई रातें इस्तिखारा किया और अपने करीबी साथियों से मशवरा किया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, हिंदुस्तान का सफ़र आसान नहीं होगा। वहाँ के हाथी पहाड़ों की तरह हैं और वहाँ की गर्मी जिस्म झुलसा देती है। लेकिन याद रखो, जो बुज़दिल होते हैं वो काबुल की ठंडक में मर जाते हैं, और जो बहादुर होते हैं वो तारीख के माथे का झूमर बनते हैं।
आखिरकार 1525 ईस्वी के अवाखिर में जब काबुल में बर्फबारी शुरू हो रही थी, बाबर ने अपने घोड़े की लगाम थामी और दिल्ली की तरफ रुख किया। उसके साथ सिर्फ 12,000 जानिसार थे, लेकिन उनके सीनों में फतह का वो यकीन था जो लाखों की फौज पर भारी था। जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खबर मिली कि काबुल का भुक्का नंगा शहजादा पंजाब की सरहदें उबूर कर चुका है, तो उसने उसे एक मामूली खतरा समझा और कहकहा लगाकर कहा, वो काबुल की पहाड़ियों में छिपने वाला गीदड़ मेरे हाथियों के पैरों तले कुचला जाएगा। इब्राहिम लोदी ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए दिल्ली और गर्दो नवाह से एक ऐसा लश्कर इकट्ठा किया जिसकी मिसाल उस वक्त कम ही मिलती थी। तारीखदानों के मुताबिक उसके पास 1 लाख से जायद सिपाही और तकरीबन 1000 जंगी हाथी थे। इस दौर में हाथियों को जिंदा टैंक समझा जाता था। दूसरी तरफ बाबर था, जिसके पास सिर्फ 12,000 से 15,000 जानिसार थे। वो जानता था कि सीधी लड़ाई में वो इब्राहिम का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने पानीपत के मैदान में पहुंचकर एक ऐसी दिफाई दीवार बनाई जिसने आने वाली सदियों की जंगी तारीख बदल दी। बाबर ने मकामी लोगों से 700 बैलगाड़ियां इकट्ठी की और उन्हें चमड़े के मजबूत रस्सों से एक दूसरे के साथ बांध दिया। इन गाड़ियों के दरमियान उसने अपनी खुफिया ताकत यानी तोपें छुपाईं। इस जमाने में हिंदुस्तान के लोग बारूद के इस कदर बड़े इस्तेमाल से नावाकिफ थे। बाबर के 2 माहिर तोपखाना उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इन तोपों को संभाल रहे थे। 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत पहुंच गया, लेकिन जंग 21 अप्रैल को शुरू हुई। उसने अपनी फौज को तुलगुमा की तरबियत दी। ये एक ऐसी चाल थी जिसमें फौज के मखसूस दस्ते दुश्मन को दोनों अतराफ से घेर कर उनके पीछे पहुंच जाते थे। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा, बेटा याद रखना, जंग जज्बों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। इब्राहिम के पास हाथी हैं, लेकिन हमारे पास वो आग है जो पहाड़ों को भी पिघला देती है। 20 अप्रैल की रात बाबर ने अपने चंद 100 सिपाहियों को इब्राहिम के कैंप पर शबखून मारने के लिए भेजा। अगरचे इस हमले में कोई बड़ी कामयाबी न मिली, लेकिन इसने लोधी की फौज में बेचैनी फैला दी। इब्राहिम लोधी, जो अब तक सुस्त था, गुस्से में आग बगोला हो गया और अगले दिन सुबह सवेरे अपनी पूरी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। सूरज तुलू हो रहा था और पानीपत की मिट्टी खून पीने के लिए तैयार थी। 1 लाख का टाइटैनिक लश्कर हरकत में आया। हाथियों की लंबी कतारें, घुड़सवारों का समंदर और प्यादा फौज की कसरत देखकर जमीन लरज रही थी। बाबर खामोशी से अपने घोड़े पर सवार अपनी दिफाई लाइन के पीछे खड़ा था। उसने अपने सिपाहियों को सख्त हुक्म दिया था कि जब तक दुश्मन हमारी बैलगाड़ियों के करीब न आ जाए, कोई तीर न चलाए और न ही तोप चले। जैसे ही लोधी की फौज बाबर की सफ़ों के करीब पहुंची, उसे अचानक रुकना पड़ा, क्योंकि सामने सैकड़ों बैलगाड़ियां चमड़े के रस्सों से बंधी एक दीवार की तरह खड़ी थीं। लोधी की फौज में भगदड़ मच गई, क्योंकि पीछे से आने वाले दस्ते आगे वालों को धकेल रहे थे और वो सब एक तंग जगह पर फंस कर रह गए। यही वो लम्हा था जिसका बाबर को इंतजार था। उसने अपने माहिर तोपखाना उस्ताद अली को इशारा किया। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार मैदान जंग में तोपों की गरज सुनाई दी। जब भारी पत्थर और लोहे के गोले लोधी के हाथियों के दरमियान गिरे तो क़यामत सुग़रा बपा हो गई। वो हाथी जो इब्राहिम की ताकत थे, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। तोपों की आवाज़ और बारूद की बू से बदक कर हाथी पीछे मुड़े और अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया। जब लोधी की फौज सामने से तोपों का निशाना बन रही थी, बाबर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंगी चाल चली। उसने अपने दाएं और बाएं बाजू के मखसूस घुड़सवार दस्तों को हुक्म दिया कि वो दुश्मन का चक्कर काटकर उनके पीछे से हमला करें। ये तुलगमा चाल थी। अफगान सिपाही जो पहले ही हाथियों के तले कुचले जा रहे थे, अब चारों तरफ से घिर गए। बाबर के तीरंदाजों ने जहरीले तीरों की बारिश कर दी, जिसने लोधी के लश्कर को एक कैद खाने में बदल दिया। जंग के आखिरी लम्हात में जब इब्राहिम लोधी ने देखा कि उसकी अजीम फौज तितर बितर हो रही है, उसके जर्नैलों ने उसे मशवरा दिया कि वो मैदान से निकल जाए ताकि दोबारा फौज इकट्ठी कर सके। लेकिन इब्राहिम ने एक तारीखी जुमला कहा, सुल्तान या तो तख्त पर बैठता है या मैदान जंग में खाक पर सोता है। वो अपनी तलवार लेकर मुट्ठी भर वफादारों के साथ बाबर के लश्कर के बीचों बीच कूद पड़ा और लड़ते लड़ते मारा गया। ज़ोहर की आज़ान तक जंग खत्म हो चुकी थी। बाबर जब मैदान का मुआयना करने निकला तो उसे इब्राहिम लोधी की लाश मिली। उसने सुल्तान की लाश की तौहीन नहीं की, बल्कि इज्जत के साथ उसे वहीं दफन करने का हुक्म दिया।
आज भी पानीपत में इब्राहिम लोधी का मकबरा मौजूद है। बाबर ने सजदाए शुक्र अदा किया और अपने बेटे हुमायूं को आगरा की तरफ रवाना किया ताकि वो लोधियों के खजाने पर कब्जा कर सके। इस जंग ने न सिर्फ लोधी खानदान का खात्मा किया बल्कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का ऐसा चिराग रोशन किया जो 1857 तक जलता रहा।